सीटेट स्पेशल लाया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। सीटेट स्पेशल आपके स्वागत आभार को तैयार है। सीटेट स्पेशल अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के महत्वपूर्ण बंडलों के साथ तैयार है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सीटेट स्पेशल में एक महत्वपूर्ण संकलन लेकर के हाजिर हूँ मैं। आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए पूरे शिद्दत से मुखातिब हूँ मैं। चाहता हूँ मैं आपका दीदार हो जाए और चाहते हैं हम आपका बेड़ा पार हो जाए। ज़रूरत है हमें वास्तविकता से मुखातिब होने का। आपके स्क्रीन पर जहाँ मैंने लिखा है कीटों से तथा पक्षियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इसका तात्पर्य यह है कि आपके एग्जाम में इनसे कैसे कैसे प्रश्न आज तक पूछे गए, भविष्य की वह संभावना जो पूछी जा सकती है, ऐसे प्रश्नों के साथ ये सीरीज आगाज करेगी। आज की ये कक्षा की शुरुआत मैं आज इन्हीं प्रश्नों से करने वाला हूँ। कुछ इसी तरीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ जो सीटेट में अब तक पूछे गए या अनवरत रूप से भविष्य में हो सकता है पूछे जाए, ये पर्याय लेकर के हाजिर हूँ। तो सीटेट स्पेशल जो एक बिल्कुल अलग प्रकार का एक मंच है आपके लिए। हकीकत में ये सीटेट स्पेशल के नाम से तो जाना जाएगा ही जाएगा। बहरहाल आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे एक अलग पहचान बनाए रखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, सीटेट स्पेशल का आगाज करते हैं। एक महत्वपूर्ण कीट से ही शुरुआत कर लेते हैं, एक खतरनाक जीव से शुरुआत कर लेते हैं जिसका कोई फायदा हमारे जीवन में है नहीं। हमारा सीटेट का एग्जामिनर कुछ इसी तरीके से बात भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो गाना गाता है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो घरेलू नहीं है, कौन से ऐसे पक्षी हैं जो ये नहीं है। एग्जामिनर कुछ इस तरीके का सीटेट में बहुतायत प्रश्न पूछते हैं, आपको पता है, इस बारे में आपको जानकारी है। अगर आपने सीटेट के पैटर्न को देखा है, जाना है तो मच्छर से शुरुआत अगर हम करें, मच्छर की बात हम करें, वाकई में ये मच्छर जिनसे हमारे जीवन का बहुत बड़ा चक्र, बहुत बड़ा सिस्टम एक क्लियर पैमाने पे चल रहा होगा, एक क्लियर उद्देश्य की पूर्ति कर रहा होगा। हम उस सीटेट की एक महत्वपूर्ण क्लास का आगाज यहीं से कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय का, महत्वपूर्ण सीरीज का यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं मच्छरों के बारे में। सबसे पहले अब मच्छरों से संबंधित क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती हैं हमारे सीटेट के लिए महत्वपूर्ण, तो शुरुआत यहीं से। यानी एक मच्छर से, नाना पाटेकर ने ही कहा था, एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना सकता है। एक मच्छर आदमी को, ध्यान देना, मेरा सीटेट पूछेगा कि मच्छर की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, मच्छर किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो मेरा पहला उत्तर समझना, ये किसी भी दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ये हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, हानिकारक है। ये वो हानिकारक बातों पर हम चर्चा कर दे रहे हैं। हानिकारक क्यों है इस बात को भी जान लें। हानिकारक होने का इनका सीधा कारण है, हानिकारक है ये क्योंकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण रोग हमसे मुखातिब हो जाते हैं। बात हम कर लेते हैं स्टार रोगों की, मलेरिया की, बात हम कर लेंगे डेंगू की, बात हम कर लेंगे चिकनगुनिया की, चिकनगुनिया, और बात हम कर लेंगे पीत ज्वर की। ये सारे के सारे मच्छरों द्वारा होने वाले खतरनाक रोग हैं।
इनसे हानियां हैं हमें। डेंगू अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में था। वाकई में ये तीनों रोग एक विशेष परिवार के मच्छरों से काटने से होते हैं। मादा एंडीज एजिप्टाई, ये इनका परिवार है। इसी परिवार के अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के सदस्य डेंगू करते हैं, कोई चिकनगुनिया करता है, कोई पीत ज्वर ला के दे देता है। खतरनाक है। मलेरिया जो कि बहुत खतरनाक मामलों में जाना गया। 1952-53 का वो जो दौर था, 1952-53 का मलेरिया वर्ष के नाम से ही जाना जाता है। 20 से 25 लाख लोग प्रतिवर्ष मलेरिया से इस धरती से पलायन कर जाते थे और उस समय जनसंख्या काफ़ी कम थी। इतने लोगों का जाना पूरे धरती के लिए हानि था। संशय बना, दुविधा बना, लेकिन उसके बाद मूलर साहब आए जिन्होंने डीडीटी नाम का रसायन निकाला। तो मूलर साहब की खोज को भी जाने रखें आप। 1952-53 ये मलेरिया वर्ष के नाम से जाना गया। क्यों? देखना जरा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मलेरिया वर्ष के नाम से क्यों जाना जाने लगा इसे? क्योंकि इस समय 20 से 25 लाख लोग मलेरिया से मर जाते थे। हम लोगों ने मच्छरों के बारे में जानने का प्रयास किया, सीटेट स्पेशल की तैयारी के लिए कुछ नया आगाज किया। हमने कहा उपयोगी नहीं है, हमारे लिए हानिकारक हैं। हानिकारक कैसे हैं? हम अपने विज्ञान में चले गए और हमने कहा हमें मलेरिया देता है, ये डेंगू देता है, चिकनगुनिया देता है, पीत ज्वर देता है। ये होता है मादा एंडीज एजिप्टाई के काटने से, जबकि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा। सीटेट आपसे पूछेगा नर मच्छर और मादा मच्छर में क्या अंतर है? तो नर मच्छर पूर्णतया शाकाहारी है, जबकि मादा मच्छर मांसाहारी है। ये हमने आपसे अभी तक बोला नहीं था, लेकिन आपको यही समझ जाना चाहिए था कि मादा ही काट रही है, नर तो काट नहीं रहा है। नर शाकाहारी होता है और मादा मच्छर मांसाहारी होती हैं। ध्यान देना, महिलाएं ही खून चूसती हैं, यानी इनकी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। मच्छरों में जो महिला वर्ग है ये खून चूसने का काम करेंगी। देखना, हमने कहा कि मलेरिया एक समय था, एक दौर था, बहुतायत मात्रा में फैला हुआ था। मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा बहुतायत लोगों को। 1952-53 में 20 से 25 लाख लोग मारे गए। मूलर साहब आते हैं 1955 में, नाम याद रखिएगा मूलर जी का। 1955 में डीडीटी नाम का रसायन बना देते हैं। अभी इसका काम आगे भी आएगा, इससे प्रश्न मैं तैयार करूंगा। मूलर साहब आते हैं 1955 में, डीडीटी नाम का एक रसायन तैयार कर देते हैं जिसका छिड़काव पूरी दुनिया करती है। बहुतायत समय तक छिड़काव किया जाता है। अंतर पता चलता है 2 से 3 वर्षों में ही। जहां 25 लाख लोग मर रहे थे, वहां मात्र वह आंकड़ा आ जाता है 2 लाख पर। अद्भुत परिवर्तन था। मूलर साहब को आप ये मान के चले नोबेल पुरस्कार की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। मूलर साहब मन ही मन गदगद थे कि मैंने बहुत अद्भुत काम कर दिया है। अचानक एक गृहिणी 1963 में, याद रखिएगा सारा सीक्वेंस, अचानक एक गृहिणी 1963 में साइलेंट स्प्रिंग जैसी घटना को प्रत्यारोपित कर देती है, यानी बता देती है जमाने को। साइलेंट स्प्रिंग का मतलब बस इतना है, एक गृहिणी अपने आंगन में चिड़ियों को कम आता देखकर अपने मुखार बिंद से ये उच्चारण करती है कि जब से डीडीटी का छिड़काव हुआ है तब से हमारे आंगन में चिड़ियों का आना जाना कम हो गया है। ये उच्चारण एक आग की तरह पूरे दुनिया में फैली। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और अंत में उन्हें पता चला कि डीडीटी नाम का रसायन कैल्शियम के आवरण को प्रभावित कर रहा है। पक्षियों के अंदर बनने वाले अंडे को ऊपर जो कैल्शियम का आवरण यानी कवर है, उसे यह डीडीटी रसायन नुकसान पहुंचा रहा था। ध्यान से अगर सुन रहे हैं पूरे कैलकुलेशन को, तमाम प्रश्नों के उत्तर आप जान रहे होंगे। अंडे पर किसका आवरण है? कैल्शियम का। नुकसान किसने पहुंचाया उसे? डीडीटी ने। डीडीटी बनाया किसने? मूलर ने। बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि मलेरिया वर्ष पूरे चरम पर था। इतने भयानक रोग से बचाना ही जिम्मेदारी थी मूलर साहब की। ठीक वो काम कर गए, लाइन में लगे रहे। साइलेंट स्प्रिंग की घटना हुई, वैज्ञानिकों ने जांच की, रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1965 में। बता दिया इन लोगों ने कि बहुत भयंकर काम हो रहा है, बहुत बड़ी पक्षियों की जनजाति यानी जातियां विलुप्त हो जाएंगी।
संशय बना, दुविधा बनी, सब लोग प्रभावित हुए, सब पर संकट आने वाला था। मूलर साहब जहां नोबेल पुरस्कार पाने की लाइन में खड़े थे, बस पाने वाले थे, बेचारे नीचे चले गए, क्योंकि बहुत बड़ी हानि हो रही थी। एक तरफ आप मनुष्य बचा रहे हो, दूसरी तरफ हमारी सबसे प्यारी गौरैया हटा रहे हो। आपके आंगन में वो खेलने वाली गौरैया, आपके बचपन की वो प्यारी नन्ही सी चिड़िया बहुत कम हो गई, या ना के बराबर है, ये कह लीजिए। इसका सीधा कारण है डीडीटी। हमारे सीटेट का एग्जामिनर हमसे प्रश्न करेगा कि गौरैया जो कि बचपन में हमारे आंगन को भर दिया करती थी, गौरैया जो कि बचपन में हम जब किसी अनाज को धूप में सूखने के लिए बाहर रख दिया करते थे तो हमें डंडा लेकर के बैठना पड़ता था, इस पर सर्वाधिक असर किसने डाला, इस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया, उस बचपन की इस तमाम प्रकार की क्रियाकलापों को इस जमाने से हटाने का काम किसने किया, तो डीडीटी ने। न रहा बांस, न बजी बांसुरी, न रही गौरैया, न बैठना पड़ा बच्चों को डंडा लेकर। ये सारा दायित्व किस पर निर्भर रहा, डीडीटी पर। डीडीटी मूलर साहब ना बनाए होते तो गौरैया आज भी मेरे हिसाब से रही होती, क्योंकि इनके अंडे के कवच को ये पूरी तरीके से समाप्त कर गया। डीडीटी नाम का रसायन, मूलर साहब का औचित्य पूरी तरीके से बिगड़ गया। देखिएगा आगे मैं बात करता हूँ, इसी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण तर्कों पर अभी चलेंगे हम लोग। फायदे की बात यह है, 1897 में यानी 20 अगस्त 1897 को रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी की पुष्टि की थी। मलेरिया परजीवी की पुष्टि की थी कि मलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, और जिसमें मादा एनाफिलीज मच्छर अपना पूरा कार्यदायित्व निर्वहन करती है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगी, ये परजीवी आपके रक्त में आएगा। ये बात बोल दिया 20 अगस्त 1897 को रोनाल्ड रास, जो कि ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के निवासी थे, इन्होंने ये काम किया। इसी वजह से मलेरिया सबसे हाई फाई रोग है मच्छरों के मामले में। डेंगू भी खतरनाक है, आपको पता है, प्लेटलेट्स चली जाती हैं। यह ऐसा रोग है डेंगू जिसमें डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगाने से कतराएंगे, क्योंकि डेंगू अगर किसी व्यक्ति को भयावह रूप धारण कर चुका है तो उसका ब्लड नहीं रुकेगा अगर कहीं भी छिद्र कर दिया जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। बात पता है आपको? यहाँ तक अगर नहीं पता है तो बहुत कुछ मैं बोल रहा हूँ, पूरा सुनने का प्रयास करें, बहुत से प्रश्नों का जवाब आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रश्न अभी हम आपको रूपरेखा देंगे भी। 20 अगस्त 1897 को रोनाल्ड रास ने मलेरिया के परजीवी की पुष्टि की। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से बताया कि ऐसा होता है। काम अच्छा किया आपने, बेहतर किया। नंबर 1 काम हुआ है मच्छरों के मामले में, इसीलिए 20 अगस्त को हम लोग मच्छर दिवस मनाएंगे। 20 अगस्त को हम लोग कौन सा दिवस मनाएंगे? मच्छर दिवस। किसी भी दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है या तो उसकी हानियों से बचाना, या तो उसके लाभ को पूरी दुनिया को बताना। 2 ही उद्देश्य है। किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन हो या उसकी मृत्यु डेट हम याद करते हैं या वो दिवस मनाते हैं, तो इनका एक ही पर्याय होता है, उसके लाभ को दुनिया जाने या उसकी हानि से हमें बचाया जा सके। सीधी सीधी बात है, लाभ हानि पर निर्भर है। यहाँ तक की बात पूरा हो, अगर आप जान चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको पुनः मच्छरों के दौर में ले चलता हूँ। हमने मच्छर की बात की, हमारा एग्जामिनर सीटेट स्पेशल प्रश्न करेगा कि डेंगू नामक खतरनाक बीमारी, जो कि मच्छरों के होने वाली महत्वपूर्ण बीमारी है, इसमें उत्तरदायित्व किसका है? नर का कि मादा का, कि नर और मादा दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? उसने सब कुछ बताया है आपको, लेकिन दायित्व निर्भर उसने ये जानना चाहा है कि क्या आप सचमुच जानते हो नर और मादा में अंतर? जी हाँ, नर और मादा, यहाँ विशेष अंतर यह है कि जो नर है वाकई में वो काटेगा नहीं, मादा काटेगी, इसे ब्लड की आवश्यकता है। आप सोचोगे ऐसा क्यों, जबकि ऐसा किसी भी जीवन काल में नहीं, हमारे जीवन काल में नहीं, आपके जीवन काल में नहीं, ऐसा यहीं क्यों है? बड़े प्रश्न हैं, लिंक लगाओगे सब कुछ आएंगे। मादा मच्छर बेचारी खून चूसती है, मांसाहारी है, जबकि नर शाकाहारी है। मादा मच्छर को खून चूसने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इसे अंडा देना है।
क्योंकि इसे अंडा देना है तो इसे प्रोटीन की आवश्यकता होगी, और प्रोटीन कहाँ मिलेगी? तो ब्लड में मिलेगी। तो इसलिए इसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह हमारे रक्त को चूसती है। दोनों अभिप्राय, मैं इसे गलत साबित क्यों करूं, दोनों अभिप्राय, लेकिन हाँ, इसके रहने से हमें कोई फायदा नहीं है। इस मच्छर से तो हमें नुकसान ही नुकसान मिला, कोई फायदा नहीं है। मच्छर के जीवन का 4 चक्र आप देखेंगे। पहला तो अंडा वाला, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला तो अंडा वाला, अंडा के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद ये मच्छर वयस्क हो जाएगा, अधिकतम 2 माह तक जीवित रहेगा, अधिकतम 2 माह तक जीवित रहेगा। नर मच्छर जो कि 15 से 20 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे, मादा मच्छर 2 माह तक जीवित रहेगी। अद्भुत है ये। इनकी प्रेम कहानियां देखना जरा। ये सूंघ कर स्मेल, सेंट यानी परफ्यूम, अपने चाहने वाले के परफ्यूम को सूंघ कर जान जाते हैं कि मेरा नर कहाँ है, मेरा राजा कहाँ है, मेरी रानी कहाँ है। तो जो नर मच्छर है या मादा मच्छर एक दूसरे को स्मेल से पहचान लेते हैं, स्मेल से सूंघ लेते हैं कि कहाँ हो। और हम लोग तो ऐसे भी नहीं पहचान पाते, लेकिन वहाँ देखना स्मेल से पहचानते हैं, ये सूंघ कर। अद्भुत शक्ति इनके अंदर अपने एक दूसरे को पहचानने की। साथ ही साथ यह भी जान लें, 25 से 30 मीटर की दूरी पर अगर आप हैं तो ये भी आपकी गंध को सूंघ लेते हैं, आपकी महक को पहचान लेते हैं, जान जाते हैं कि ये हमारा शिकार कहाँ है। इसलिए आप छत की विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों पर भी अपना आशियाना बना लेते हैं तो मच्छर वहाँ भी पहुँच जाते हैं आपको डंक मारने के लिए, है ना खतरनाक। तो मादा एनाफ्रीज मच्छर, आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ से सीखने को मिल गई हैं। एक तो मादा काटेगी, क्यों काटेगी? अंडा देना है, शाकाहारी नर होता है। आप इनसे होने वाले कुछ रोगों को भी जान पाए हैं। मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाएंगे। और आप बताना मलेरिया दिवस आप कब मनाओगे? मलेरिया दिवस तो ये तो हम मनाएंगे 25 अप्रैल को, और डेंगू दिवस कब मनाएंगे हम? 16 मई को। ठीक, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। ये गाना किस रोग पर सेट होगा? तो ये गाना सेट होगा चिकनगुनिया पर। यहाँ होगा ऐठन, ऐठन होगा, बार बार आप करवट बदलोगे, बार बार इधर से उधर हो जाओगे, ये गाना सेट हो गया चिकनगुनिया रोग पर। सारी बातें आपके सामने हैं, महत्वपूर्ण क्लास दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने दे रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा हर चीज़ लिखा जाए यह मुनासिब नहीं है, लेकिन बोल दिया जाए ये तो मुनासिब है, और आप इसे याद कर सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। हमने बात की कि मलेरिया दिवस मनाना पड़ता है 25 अप्रैल को, इसके हानियों को, इससे बचाव के लिए किया जाता है। 16 मई को डेंगू दिवस मनाएंगे, इससे बचने के लिए इस अभिप्राय में मनाया जाता है। चिकनगुनिया जो कि संबंध रखता है ऐठन से, ऐठन का मतलब करवट बदलते रहना पड़ेगा आपको। आप आपके जोड़ों में ऐठन होगी, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ये समस्या यहाँ रहेगी। ये सारे हानिकारक रोग, खतरनाक रोग सब के सब मच्छरों द्वारा फैल रहे हैं, इसलिए मच्छर बहुत खतरनाक, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर की जा चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सीरीज को आगे बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट आप सुरक्षित रखें, 1-2 बार उसका जरूर अध्ययन करें। बाकी अपनी तैयारी को अनवरत रूप से चलाते रहें, मेहनत करते रहें। देखते हैं जरा आगे के प्रश्नों को। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताऊं, ऐसे ही लगे हाथ, क्योंकि रनवे की क्लास है, दौड़ दौड़ के पढ़ना है। गैंडा है, जानते हैं ना गैंडा? गैंडा जो बहुत मजबूत सा जानवर है, मजबूत काम ही करेगा। गैंडा की जो खाल है ना, इससे वो क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। बुलेट प्रूफ जैकेट गैंडा की खाल से बनाई जाती है, इस बात को याद रखें। प्रश्नों की जो सीरीज है ये, जहां हमने गैंडा वगैरह ये सब बात कर रहे हैं, वाकई में ये जरूरत के माध्यम है, इसलिए शेयर कर दे रहा हूं बस। गैंडा की खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। सर्प का नाम सुना ही सुना है आपने। केचुआ आप जानते ही जानते हैं, हमारा मित्र कौन कहलाता है, किसानों का मित्र कौन कहलाता है, तो केचुआ। क्या सर्प को भी मित्र कह सकते हैं? यह अद्भुत है। प्रश्न बहुत टिपिकल है। आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, मैं सांप को तो मित्र कह नहीं सकता। अपना मित्र ना बोलो, किसानों के मित्र यह भी माने जाते हैं, परंतु खेतों में किसानों को काट करके उनको
शत्रु की भूमिका भी अदा करते हैं। तो जो मित्र है वो कभी शत्रु होता है, जो शत्रु है वो कभी मित्र भी होता है। तो किसानों के मित्र यह भी कहे जाते हैं। इसका सीधा कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि ये चूहे को मारता है। चूहों को मारने के कारण सर्प को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, जबकि हकीकत में इनके पास 2 विषैले दांत होते हैं। 2 विषैले दांत होते हैं किसके पास? सर्प के पास। सांप के पास 2 विषैले दांत हैं। और एक लिंग हु फेन बता दूं मैं आपको। हांगकांग के लोग हैं, चीन में भी आप जानते हैं खाते ही खाते हैं। हांगकांग के लोग लिंग हु फेन के रूप में, यानी इसका तड़का लगाते हैं, यानी इसकी सब्जी खाते हैं। सांप की सब्जी, जिसको हांगकांग की भाषा में लिंग हु फेन कहा जाएगा, ये सांप को खा जाते हैं। अद्भुत है यार। हम लोग तो अभी बहुत पीछे हैं, भारतीय तो बहुत पीछे हैं। हम लोग अभी तो इसके बारे में सोचे ही नहीं। देखना किसी एजेंडे में आप भी शामिल करें इसे। हमें तो अभी से ही डकार आने लग गए इस बात को सोच करके कि कितनी अद्भुत चीज़ है ये लिंग हु फेन। हांगकांग के लोग इसका यूज करेंगे। हमारे यहाँ एक मशहूर सांप है कोबरा। कोबरा लाजवाब, सांपों का राजा है ये, सांपों का राजा। अच्छा, राजा रानी ये जो कहानी है ये कैसे बनती है? पक्षियों का राजा किसे कहोगे आप? मोर को। जंगल का राजा किसे कहोगे? शेर को। सांपों का राजा किसे कहोगे? कोबरा को। ऐसा क्यों? सबकी एक एक खूबसूरती है। वैसे तो सांपों का राजा अजगर होना चाहिए, विशाल का एनाकांडा होना चाहिए, लेकिन वो है एनाकांडा। अगर पूरे दुनिया के सर्पों की बात होगी, ब्राजील में अद्भुत होगा। हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कहाँ एनाकांडा पाए जाते हैं भाई? नहीं मिलता है ना। हमारे यहाँ सांपों का राजा कोबरा को इसलिए मैं कह रहा हूँ, या किताबों में इसलिए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि कोबरा बहुत आकर्षक है, देखने में खूबसूरत है। जैसे पक्षियों का राजा मोर ही क्यों? केवल खूबसूरत है। पक्षियों का राजा मोर इसलिए क्योंकि खूबसूरती बिल्कुल अलग है। कोबरा खूबसूरत है, खतरनाक है। अद्भुत बात बता दूं, कोबरा घोंसला बना सकता है, और बनाता भी है। घोंसला बनाता है, याद रखें। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। सीटेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का जो घोड़ा दौड़ रहा है, जो आपके सामने क्लास रनवे पर है, महत्वपूर्ण संकलन है, इन्हें याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बता दिया सब सांप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके सीटेट में जरूरी बन सकती थी। एक पश्मीना नाम की बकरी है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा। पश्मीना नाम की बकरी, यानी इस प्रजाति की बकरी है ये, पश्मीना प्रजाति की बकरी। बकरी लिख दूं जिससे आप जान सकें। -10 डिग्री टेम्परेचर पर अपने जीवन का निर्वहन कर लेती है, यानी व्यतीत कर लेती है। ये आपको कहाँ मिल जाएगी? लद्दाख में। आप वहाँ जाएंगे कश्मीर, तो आपको मिलेगी पश्मीना कपड़े, पश्मीना शाल, खूबसूरत शाल। ले आइए घर पे, है ना। पश्मीना के बने हुए कपड़े बहुत ही मुलायम होंगे, बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत ही बेहतर होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। पश्मीना बकरी जो है वो कि लद्दाख में मिलेगी, और पश्मीना शाल ये होगी। और जहाँ इस बकरी को रखा जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना, जहाँ ये पश्मीना बकरी रहेगी, यानी पश्मीना का घर क्या कहलाता है? लेखा। पश्मीना का घर लेखा कहलाएगा। और जो जनजाति इसे पालती है, जो जनजाति इसे पालती है, उसे चाग्यांग कहा जाता है। चाग्यांग कहा जाता है। जो भी इसे पालेगी उसे चाग्यांग कहा जाता है। और जो चाग्यांग हैं ये जहाँ रहते हैं, यानी इनका घर रेबो कहलाता है, यानी रेबो कहलाता है। अद्भुत है ना प्रश्न। तो इन प्रश्नों को सीटेट इसलिए पूछता है। सीटेट का मतलब है, सीटेट का मायने है कि हम आपसे बहुत उड़ के नहीं पूछेंगे, हम आपके घरेलू जो बेस प्रश्न है, बेसिक प्रश्नों की तैयारी सीटेट कराता है। बेसिक प्रश्नों की जानकारी सीटेट आपसे लेना चाहता है। तो वो हो सकता है कि पश्मीना बकरी के बारे में पूछे। पश्मीना बकरी को कौन लोग पालते हैं? चाग्यांग लोग पालते हैं। इनका घर क्या कहलाता है? रेबो कहलाता है। पश्मीना का घर क्या कहलाता है? लेखा कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ तमाम प्रकार के जानवरों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है, उस तरीके से हमारे यहाँ जैसे चरागाह होंगे, या
उनको चराने वाले लोग होंगे, इस तरीके की जो भी चारा की व्यवस्था आप करते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार से लोगों को जानने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जाने भी जाते हैं। आइए ले चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जोड़ा आपके विश्वास को बनाने के लिए, आप बोरियत महसूस न करें, इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन पर ऐसे प्रश्नों को लाना मैंने उचित समझा और लाया भी। अब बात करते हैं, अपने सिलसिले पर चलते हैं। जहां हमने बात कर ली है मच्छरों की, अब हम बात करने वाले हैं मकड़ी की। मकड़ी की बात कर लें। मच्छर के बाद मकड़ी। मकड़ी वाकई में आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी है। आर्थ्रोपोडा संघ, ये कीट वर्ग का अपवाद है। कीट वर्ग का क्या है? ये अपवाद है। आप कहोगे क्यों? तो मैं बताऊंगा यूं। कीट वर्ग का अपवाद इसलिए है क्योंकि कीटों में सामान्यतया, ध्यान देना, सारी चीजें जिससे जल्दी हो इसलिए मैं तेज काम करना चाह रहा हूं, सामान्यतया 6 पैर होते हैं, परंतु इसके 8 पैर हैं। अपवाद है ना ये। कीटों के सामान्यतया 6 पैर होते हैं, इनकी पहचान होती है, लेकिन ये मकड़ी जो है इसके पास 8 पैर हैं, थोड़ा सा अपवादिक हो गया। अभी हाल फिलहाल 2022 के ही सीटेट में पूछा गया, यह सामाजिक नहीं है, सामाजिक प्राणी नहीं है। इसी विकल्प को टिक करना था, जिन्होंने टिक किया है वो क्लियर है, मकड़ी मांसाहारी है। इतनी बातें आप जान लें। देखिए, मकड़ी भारत पूरे विश्व के हर कोने कोने में मिल जाएगी। एक ऐसी प्रजाति है जो हर जगह मिल जाएगी, कहीं आप जाइए मकड़ी हर जगह फैले हुए हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के हैं, कीट वर्ग का अपवाद है। ये सामाजिक प्राणी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ये समाज में नहीं चलते। लेकिन बहुत से ऐसे जानवर, बहुत से ऐसे जीव, जैसे चींटी आपने जाना है, हाथी आप देख सकते हैं, शेर आप देख सकते हैं, इन लोगों ने हमें, आप पक्षियों को देख सकते हैं, तमाम प्रकार की पक्षियों को देख सकते हैं, ये झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। इन्होंने एक सामाजिक अवधारणा पूरे विश्व को दी, क्योंकि हमसे पहले ये दुनिया में आए और हमसे पहले सामाजिक भावना सिखा गए, और आज हम हैं अलग अलग रहना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अब वो सामाजिकता हमसे जा रही है, लेकिन जानवरों में आज भी सामाजिकता है। चींटियों का झुंड आज भी आप देख सकते हैं, जब कभी निकलेगा तो साथ निकलेगा, मजबूती के साथ निकलेगा। तो मकड़ी सामाजिक प्राणी नहीं, अकेला रहना पसंद करती, इस बात को ध्यान दें। तो मकड़ी के बारे में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा, ये जरूरी था, इसे भी याद रखिएगा आप। मकड़ी के बाद चर्चा कर लेता हूं मैं मधुमक्खी पर। मधुमक्खी पर बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है, मधुमक्खी भी आपके लिए। मधुमक्खी की बात करें तो लंदन का एक सोशल सोसाइटी वर्क है, उसको लिख देता हूं मैं। लंदन के रॉयल जियोग्राफिकल एक सोसाइटी है लंदन में, जियोग्राफिकल सोसाइटी का मानना है, ये लिख दे रहा हूं, मानना है कि मधुमक्खी सबसे उपयोगी जीव है। मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी जीव लंदन के रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने ये माना है। क्यों माना है? कारण है उसका। उन्होंने माना है कि मधुमक्खी एक सहजीवी क्रियाकलाप को हमारे सामने प्रदर्शित करती है। सहजीवी का मतलब दोहरा लाभ जैसी प्रक्रिया हमारे सामने लाती है। ये परागण करती है, खुद भी मजा पाएगा, इसको रस मिल जाएगा, साथ ही साथ ये निषेचन करने के लिए दूसरे फूलों को मदद कर जाएगा, है ना। तो स्पष्ट बात जाने कि इनका काम जो है ये बिल्कुल अलौकिक है। मधुमक्खी इसलिए उपयोगी है क्योंकि परागण में हेल्प कर देगी, आपको मधु जैसा विशेष व्यवस्था देगी जिसमें आपको अद्भुत प्रोटीनें मिल जाएंगी। किसी भी अवस्था में आपको डॉक्टर साहब ये सलाह दे सकते हैं, और हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बताता ही रहा है, किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में आप मधु का सेवन कर सकते हैं। मधु इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर लाभकारी ये सिद्ध होगा। तो मधु की बात हुआ, परागण में फायदा हुआ मधु, इससे विशेष प्रकार की दवाइयाँ वगैरह भी बना ली जाती हैं, तो इसलिए वो उपयोगी है। मधुमक्खी हमारे लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, जैसे मच्छर किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं था, वैसे मधुमक्खी किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। क्या आपने अपने जीवन काल में, इतनी पढ़ाई में, इतने संघर्ष में, क्या आपने कभी सुना
कि मधुमक्खी ने भी किसी रोग को लाने का काम किया है? मधुमक्खी भी किसी की वाहक बनी है? नहीं ना। आपने सुना ही नहीं होगा, ये दूर दूर तक वायरस, जीवाणु, इनसे कोई नाता नहीं रखती है, कोई नाता नहीं, नाता नहीं है इनका, न वायरस से न जीवाणु से कोई नाता, कोई रिश्ता हमारी ये मधुमक्खी रखना ही नहीं चाहती है। अद्भुत है ना। मधुमक्खी में अगर आप देखेंगे तो इसका भी चक्र कुछ उसी तरीके से है। पहले अंडा होगा, अंडा के बाद वही मामला लार्वा का, लार्वा के बाद प्यूपा का, और प्यूपा के बाद ये वयस्क हो जाएंगी। क्लियर? जैसा आपने मच्छर में देखा, वो हानिकारक था, ये लाभकारी हैं हमारे लिए। अब यहाँ बात देखना, इसमें एक रानी होगी, यह भी सामाजिकरण की बहुत बड़ी मिसाल है। हमेशा सामाजिकता को ही जन्म देंगी, जब भी देखेंगी तो पूरे समाज के साथ चलेंगी, एक गुच्छा लेकर के चलेंगी। इसमें एक रानी होगी और एक कार्यकर्ता होगी। ध्यान देना, कार्यकर्ता का मतलब होगा सब कुछ कार्य दायित्व इन्हीं के ऊपर निर्भर, रखवाली का जिम्मेदारी ये लेंगे। और एक होता है ड्रोन। ड्रोन, सारी कहानी रानी और ड्रोन पर है। अजीब प्रेम कहानी है, सबकी अपनी अपनी प्रेम कहानियाँ भी जानते रहें। जैसे आपने वहाँ जाना मच्छर का, अब जान लीजिए मधुमक्खी का। मधुमक्खी की प्रेम कहानी कैसे है और मच्छर की कैसी है, दोनों में एक अंतर मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ। मच्छर का निषेचन जल में होगा, यानी मच्छर अपने पार्टनर के साथ जल में ही सहवास करेगा, जबकि मधुमक्खी अपने पार्टनर को हवा में, यानी इनका अलग अलग दायरा है। बिल्कुल, इनका प्यार हवा में पलेगा और मच्छरों का प्यार जल में। एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न किया, मच्छरों को नष्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, हवा में छिड़काव किया जाए या जल में? उत्तर होगा जल में, क्योंकि संभवतः आप ये मान सकते हैं, क्योंकि इनका जो अंडा बनेगा, जो भी ये क्रियाकलाप दोहराएंगे, जिस प्रारूप से वो सारा काम हो रहा है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण आप करना चाह रहे हैं, तो पक्की बात है आपको पता है कि जनसंख्या नियंत्रित कैसे हो रही है, कैसे नियंत्रण होगा। इसके बारे में मैं अपने चैनल से क्या बताऊं, आप इतने समझदार हैं, जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं, जानते हैं, सारा प्रक्रिया आपको पता है। मच्छरों की जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो सकती है कि उनको उनके पार्टनर से मिलने ही ना दिया जाए। वो कब हो पाएगा, या उनके पार्टनर मिल जाएं तो फिर उसी जल में ही उनका विनाश कर दिया जाए। इसीलिए मिट्टी का तेल का छिड़काव आप जल में करते थे, डीडीटी का छिड़काव आपने जल में कर दिया। ये जो काम हुआ, ये जो अभिप्राय था, इसका सीधा असर था कि जिससे इसके लार्वा पनप ही ना पाए, आगे बढ़ ही ना पाए। अंडा हुआ तो लार्वा बनने के बाद इनका आगे प्यूपा आए ही ना, ये प्रक्रिया थी। तो लार्वा को ही नष्ट कर देता है। ये सारी बातें जानिए। तो मच्छर जल में और मधुमक्खी हवा में सहवास करती है। यहां देखना, ये ड्रोन रानी के पीछे पीछे भागेगा, ये तो आज भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका मतलब जान लो, ये रानी है यानी स्त्री है, ड्रोन यानी ये पुरुष है। पुरुष रानी के पीछे पीछे भागेगा, रानी इसे दौड़ाएगी, तो दौड़ो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी चलता ही रहता है, हम मानवीय जीवन में भी। तो ड्रोन रानी के पीछे दौड़ रहा है ना, ड्रोन दौड़ रहा है। और जब भी इनके प्यार का वो क्रियाकलाप यानी समापन होगा, तो ड्रोन की मृत्यु हो जाएगी। ये ध्यान रखें, सहवास के बाद ड्रोन की मृत्यु हो जाएगी, रानी जीवित रहेगी। ये अन्याय है इसके साथ, बहरहाल होने दीजिए, ये प्रकृति का नियम है। दूसरा ड्रोन तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब कई ड्रोन तैयार होंगे छत्ते से। एक ड्रोन जाएगा, दूसरा ड्रोन फिर एक्टिव होगा, दूसरी रानी भी एक्टिव होगी। ये सारे क्रियाकलाप इनके जीवन के चक्र हैं, ये उनका लेखा जोखा है। हम लोग मानव है, बस थोड़ा सा जान पाते हैं बस उनके बारे में। तो इतनी बात जाने कि ड्रोन की मृत्यु लेकिन हो जाती, इस बात पे बिल्कुल दुविधा नहीं है, ये 100% क्लियर है। तो ड्रोन मर जाएगा, रानी जीवित रहेगी, ये जाकर के अपने अंडे वगैरह देगी छत्ते में। वो सारी बातें जो आप जान रहे हैं सब कुछ, ये मान के चलें कि सारी बातें आप सही ढंग से समझ भी पा रहे हैं। तो ये जहाँ हम लोग अभी मधुमक्खी के बारे में समझ रहे थे, एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभार इनके कल्चर से पूछ लेता है। कल्चर का मतलब संस्कृति, यानी मधुमक्खी कैसे पालोगे, खेती किस कल्चर के तहत होता है, ऐसा भी तो पूछा गया है एग्जामिनर, तो पूछ लिया जाता ही है, आप जाने रखें। जैसे अगर कभी पूछे मधुमक्खी पालन, तो आप कहिए मधुमक्खी पालन किस कल्चर के तहत होगा, तो आप इसे कहिए एपी कल्चर। एपी
कल्चर। और रेशम का जो उत्पादन होगा ये सेरीकल्चर, सेरी हो जाएगा। अंगूर की बात आ जाए तो इसे आप कह दीजिए बीटी हो जाएगा। और अगर बागवानी की बात आए तो इसे कह दीजिए हार्टिकल्चर हो जाएगा। मछली की बात आए, अगर मछली की बात आ जाए मछली उत्पादन को, तो फिर आप इसे पीसी कह लीजिए। हकीकत में ये सारे कल्चर आपसे पूछे गए हैं, एग्जामिनर पूछ भी लेते हैं तो जाने रखिएगा। ये कल्चर का मतलब संस्कृति होगी कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलोगे, रेशम उत्पादन को पालन को क्या बोलोगे, सेरी। जो रेशम का कीड़ा होता है ना, ये इससे भी बड़े प्रश्न बन जाते हैं। रेशम का कीड़ा जो है वो सहतूत के पेड़ पर पाला जाएगा। किसके पेड़ पर? सहतूत के पेड़ पर। एग्जामिनर इस प्रश्नों को बहुत अलग ढंग से पूछते हैं कि रेशम के कीड़े का संबंध किस पेड़ से है, तो वहाँ आप सहतूत का पेड़ पकड़िएगा कि सहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सहतूत का पेड़ यानी ये वाला काम कहाँ होता है रेशम का, तो कहिए लद्दाख में। अब लद्दाख कहाँ है आपको पता है? लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। वहाँ ये लद्दाख जहाँ अभी आपने पश्मीना नाम की बकरी का भी नामकरण किया, वहीं देखा। मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपने जीवन का निर्वहन करने वाले विशेष प्रकार के जीव के बारे में जाना। यहाँ देखिए रेशम का पालन होगा। रेशम के कीट भी अपने प्रेमी को बहुत दूर से पहचानते हैं, कई किलोमीटर दूर तक ये गंध को पहचान लेते हैं, भाप लेते हैं। तो चलिए ठीक है, तो ये कल्चरों की बात हमने कर ली। अब देखना जरा कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों की भी बात मैं करूँगा। पक्षियों में सबसे पहले चर्चा में लेता हूँ मोर को। मोर ये दिल मांगे मोर है ना, मोर का मतलब चांदा। तो मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए ठीक, यहीं से शुरुआत। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। आप कहेंगे सर क्यों? मैं कहूँगा इसलिए, सुंदरता के कारण। मोर राष्ट्रीय पक्षी इसलिए है क्योंकि ये बहुत सुंदर है, आकर्षक है। कब बना है राष्ट्रीय पक्षी? 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी बना दिया गया। सीटेट का एग्जामिनर कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो बारिश का अनुमान लगा लेता है, तो वो है मोर। बारिश आने के पहले नाचेगा, बारिश आने के पहले नाचता है। इसका मतलब इसे पता चलता है कि बारिश होने वाली है, पहले नाचता है मोर। ठीक है, इसे ही पक्षियों का राजा भी कहा जाता है इसकी खूबसूरती के कारण। पक्षियों का राजा भी कह लो आप इसकी खूबसूरती के कारण। मुझे लगता है आप समझ गए। अब ये राष्ट्रीय पक्षी है आपके भारत का, लगे हाथ ये राष्ट्रीय पक्षी श्रीलंका का भी है। और वहीं आप ध्यान रखें इसे म्यांमार ने भी अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया था, इस चीज़ को याद रखा जाए। तो राष्ट्रीय पक्षी भारत का है, श्रीलंका का है, म्यांमार का है। मोर ये जो जिसके बारे में ये चर्चा अभी तक चल रही है, इस बात को ध्यान दिया जाए। आगे देखिएगा, पक्षियों की जहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पक्षियों की आकर्षक सुंदरता के कारण इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिल गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य पक्षियों की, जैसे तोता। तोता का नाम आ जाए और आपका जवान 10 बार कहने पे तुतला ना जाए तो असंभव है। तोता करिए, वो आप बोलने में समस्या आ जाएगी। खैर वहाँ हमारा अभिप्राय नहीं है। तोता का प्यार अमर होता है, यहाँ मेरा अभिप्राय था। इससे एक बात जान जाइए, जियो में भी प्रेम कहानियाँ हैं, जियो में भी हमारी तरीके से फीलिंग हो सकती हैं। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा फील करते हो, लेकिन जीव भी फील करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इनका प्यार अमर होने का तात्पर्य क्या है? तोता अपने जोड़े के साथ यानी अपनी महबूबा के साथ तब तक रहता है जब तक उसकी महबूबा जीवित है। अब मर गई तो बात अलग है, यानी डेथ हो गई, बात ही अलग है। लेकिन जब तक जीवित है, दम में दम है, तब तक ये साथ रहेगा। तो इसलिए इसका प्यार क्या होता है? अमर होता है। ये साथ में ही दम तोड़ेगा, साथ में दम तोड़ने की बात नहीं, साथ रहेगा। और इसके जो बच्चे होते हैं वो जन्म से अंधे होते हैं। बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं, जन्म से अंधे नहीं, जन्म के समय अंधे होते हैं। 2 सप्ताह बाद आंखें खोलते हैं। जन्म के समय अंधे, 2 सप्ताह बाद अपनी आंखें खोलेंगे।
ये बेसिक जानकारी जान रखिएगा। जो 2 सप्ताह के बाद आँख खोलेंगे, ये ऐसा, अच्छा ये चीज़ सोचो, ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारा सीटेट का पैटर्न कुछ ऐसा ही है। वो इन सारी बातों पर प्रश्न करते हैं। इनके प्यार की बात कर सकते हैं, इनके बच्चे की बात कर सकते हैं, इनके 2 सप्ताह वाले बच्चे की जो आँख खुल रही है उस पर भी बात कर रहे हैं। प्यार अमर हुआ तो आप सोचे कि अलौकिक है, इससे भी बेहतर कोई पक्षी है क्या? जी हाँ है, वो पक्षी है सारस। सारस, सारस अद्भुत है ये, यानी सारस को आप देखेंगे तो ये हमेशा एक अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। सारस की अगर प्रेमिका मर गई तो यह भी दम तोड़ देता है। तो यहाँ तो प्राण वो सिद्ध हो गया कि हम तुम्हें जान भी दे देंगे, ये सारस का काम है। सारस, इनकी जो प्रेम कहानी है, इनकी प्रेम कहानी वाकई में अलग है, सबसे अद्भुत है, अमर है। ये अपने जोड़े को अपनी जान दे देंगी। अगर वो मर गया तो ये भी मर जाएगी। उजेंस या यहाँ पुल्लिंग स्त्री की बात नहीं है, वो जान देंगे, ये 100% क्लियर है। सारस ऐसा ही करता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, प्यार अमर हो गया, ये चीज़ें होगी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रश्न अब देखना, तो तोता के बाद मैं बात करता हूँ कौवे की। कौवा से बड़ा प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। कौवा चालाक होता है कि चोर होता है कि क्या जानकार होता है? आप ध्यान दें, कौवा वाकई में चोर कहा जाता है। कौवे को चोर कहा जाता है। कबूतर को संदेशवाहक कहा जाता है। कौवे के चोर, कबूतर को संदेशवाहक, और उल्लू को, कहाँ लिख दिया हमने, ये यहाँ लिखा है, और उल्लू को चौकीदार कहा जाता है। याद रखिएगा, सारी बातें महत्वपूर्ण है। उल्लू को चौकीदार कहा जाता है। कौवा चोर, कबूतर संदेशवाहक, उल्लू चौकीदार। जो कौवा है वाकई में ये अपना घोंसला बनाता है। ये घोंसला बनाएगा, लेकिन इसके घोंसले को ले जाती है कोयल। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, सब याद रखें, कोयल घोंसला नहीं बनाती है। तो क्या यह इसकी तीव्र बुद्धि का परिचायक है? नहीं, ये इसके छल कपट का परिचायक है। कोयल और कौवे लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए कौवा भूल जाता है कि मेरा घोंसला कौन था। जब उसमें वो कोयल को देख लेता है तो चला जाता है, अच्छा ये मेरा वाला नहीं था। यानी कौवे में भूलने की ताकत बड़ी ज़्यादा है, कौवा भूलता भी बहुत ज़्यादा है। आगे देखें, कोयल चालाक कब होती है और कौवे को मूर्ख कब बनाती है, यह भी देख लो। कौवा जब अंडा देता है, यानी कौवी जब अंडा देती है, ये इसका घोंसला, इसमें इसने अंडा दिए रखा है। कोयल इतनी चालाक है कि अपने भी अंडे का ख्याल रखना नहीं चाहती है, ये ला करके इसी कौवे वाले अंडे में डाल देगी अपना भी अंडा। कौवा उन अंडों में अंतर नहीं कर पाएगा, बेचारा उसे भी सेने का काम करेगा। आही बात समझ में? तो मूर्ख बना कि नहीं बना? यानी कोयल अपने अंडे को भी कौवे से उत्पन्न करवाती है बच्चे। अद्भुत है ये। तो ये जो पक्षियों में जो सिलसिला है, अजीब प्रकार की पक्षियां हैं, सचमुच आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, मूर्ख बना देती है। और यही जो कोयल है, यही कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी कहलाती है। झारखंड की राजकीय पक्षी कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कोयल है। और कोयल ने मूर्ख किसको बनाया है? कौवे को। कौवा घोंसला बनाता है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है। किसके घोंसले को अपना घर समझ लेती है? कौवे को। कोयल का अंडा कौन सेने का काम करता है? तो आप कहेंगे सर कौवा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो मूर्ख बन जाता है, वो समझ नहीं पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आगे देखिएगा, जहां हमने अभी उल्लू की बात की थी, उल्लू को हमने संदेशवाहक कहा है, उल्लू को हमने चौकीदार कहा है। ठीक उसी तरीके से देखना, अगर सफाई कर्मी की बात आए, यानी पक्षियों में कौन कौन सी पक्षी सफाई कर्मी की श्रेणी में आती हैं, तो पहला तो जवाब आपका हो जाएगा चील का, गिद्ध का। और ये दो बातें और याद रखिएगा, एक तो कौवा जिसकी बात कर रहा हूं, और एक तो इसको हुआ कर लें, एक तो क्या कहते हैं आपका उल्लू। चील, गिद्ध, कौवा और उल्लू, ये चार लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मी के नाम से जाने जाते हैं। सफाई कर्मी और सहभोजी भी पक्षियों का नाम जान लीजिए, जो साथ साथ भोजन करते हैं। इसमें आ जाएगा
सहभोजी पक्षी में एक है बुलबुल, चरखा और एक है मैना। ये ऐसी पक्षियां हैं जो सहभोजी हैं, साथ में भोजन करने का पूरा अभिप्राय इनका होता है। बहुत बेहतर है, ये सारी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं स्टार प्रश्नों का ये जो आपसे कहा भी था मैंने कि बंडल पेश कर रहा हूँ, तो ये बंडल ही है मेरे दोस्त। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। हमने जहाँ आपसे तोता की बात की, कौवे से संबंधित बात की, सारस की प्रेम कहानी अमर बता दी, कबूतर को संदेशवाहक, उल्लू को चौकीदार, इसके बाद ये सफाई कर्मी, चील गिद्ध, कौवा, उल्लू, सहभोजी, बुलबुल, चरखा और मैना। गाना गाने वाली पक्षी बताना जरा, तो आपको यहीं पता चल जाएगा सर बुलबुल भी तो गाती है। हम कहेंगे नहीं, गलत बात है, बुलबुल नहीं गाती है, कोयल गाती है। बुलबुला रे बुलबुला, वो जो गाना बना है ना, तो कोयल गाना गाएगी, कोयल गाएगी, पपीहा गाएगा। कोयल पपीहा की कूक प्यारी, है ना, और कोयल की टेक न्यारी, ये आपने सुना ही है, पढ़ा भी है। कोयल गाती है, पपीहा गाता है, श्यामा गाता है। ठीक, यहाँ तक कि कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। ना उड़ने वाले पक्षी का नाम बताइए, कौन कौन से पक्षी नहीं उड़ते हैं? ना उड़ने वाले, यह सारी बातें याद कर लीजिए आप। ना उड़ने वाले पक्षी, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आपका आ जाएगा एक तो बड़का पक्षी वो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ेगा, कीवी नहीं उड़ेगा, एमू नहीं उड़ेगा, ये नहीं उड़ते हैं। शुतुरमुर्ग आपको कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में चले जाइए, वहाँ मिलेंगे। कीवी कहाँ मिलेंगे? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ये, न्यूजीलैंड लिख दे रहा हूँ मैं। एमू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है ना। ये सारी बातें आप जान लें, ये लोग उड़ने वाले नहीं हैं, ये उड़ते भी नहीं हैं। शुतुरमुर्ग, जो कि स्पेस थोड़ा सा आप अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे, अपने मस्तिष्क में दौड़ा सकते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है भी। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होगा। हमिंग बर्ड, ये देखना जरा, हमिंग बर्ड ये सबसे छोटी पक्षी है, सबसे छोटी पक्षी है, तो इसका अंडा भी सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसे हेलीकॉप्टर पक्षी भी कहा जाता है, बहुत तेज उड़ती है ये। हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है, इसका अंडा सबसे छोटा होता है, इसे हेलीकॉप्टर पक्षी कहा जाता है। और पक्षियों का महाद्वीप आपका एशिया है, और पक्षियों का स्वर्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह सारी बातें याद रखें। पक्षियों का महाद्वीप किसे बोला हमने? एशिया को। ये पक्षियों का महाद्वीप है, पक्षियों का महाद्वीप। और पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग कौन होगा? तो कहिए सर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पक्षियों का स्वर्ग होगा। तो ऐसे पक्षियों से भी संबंधित बहुत से प्रश्न हमारे एग्जामिनर पूछते रहे हैं और पूछते भी रहेंगे। आशा करता हूं कि पूरा कंटेंट आप बेहतर लगा होगा। पूरे कंटेंट में से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप याद भी कर पाए होंगे। हमारे यहाँ हरे कबूतर भी रखे गए हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में आप जाइए, वहाँ देख पाएंगे हरे कबूतर। एग्जामिनर ने ऐसे ऐसे प्रश्नों को बहुत बारीकियों से पूछने का प्रयास किया है। पूरा ये जो कंटेंट आज जो ये स्टार क्लास हमने दी है, वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, सब इम्पोर्टेंट थे। सबके बारे में एक बार पुनः आप इसको देख लें बेहतर ढंग से, पूरी बातों को समझने का प्रयास करें, पूरा एक मौखिक रूप से सुनने का प्रयास करें, तो वाकई मुझे लगता है कि आपको याद भी हो जाएगा। आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा, बेहतर अभिप्राय आप तक पहुँचा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।